हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं CSS के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने HTML पढ़ा है। HTML में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े और एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। अगर आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होने वाले हो और आपको नहीं पता है कि वेब डेवलपमेंट के लिए मुझे HTML कितना पढ़ना चाहिए, और या फिर आप एक बिगिनिंग स्टेज में हो जहाँ पे आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो और HTML के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो HTML में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैसे CSS में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आपको पढ़ना चाहिए सिर्फ उतना ही बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको एक गाइड दे दूंगा, एक पाथवे प्रोवाइड कर दूंगा जिसके थ्रू आप जाके और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती हैं और आपको डेवलपमेंट पर्पज़ से आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और CSS आज पूरा ख़त्म कर देंगे। मतलब मैं CSS के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा और इसके बाद एक नया वीडियो आएगा जिस पे मैं HTML और CSS का यूज़ करके आपको वेब एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा सॉरी। और उस पर आपको जितने भी मैंने CSS की प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा, लाइक तुम्हारा फ्लेक्स बॉक्स हो गया, ग्रिड बॉक्स हो गया और बहुत सारी चीज़ें, पोजिशनिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं CSS में जो कि काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करती है। अगर आपको वो चीज़ें आती हैं तो आप वेब डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हो। बाकी CSS एक इतना वास्ट टॉपिक है कि आप सीखने को बैठोगे तो भाई 2 साल 3 साल भी कम पड़ जाएंगे जेन्युइनली। ठीक है, तो उतना ज़्यादा हमें डीप डाइव नहीं करना है। ओके नाइस। सो हम सिर्फ उतना सीखने वाले हैं जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें पूरी की पूरी किताब लाइब्रेरी नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब लेने के लिए जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और जो भी आपकी राय हो, जो भी आप पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, वहाँ पे पूछ सकते हो और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर देने वाला हूँ। राइट, सो वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक चीज़ आप सीखने जाओगी उस पर काफ़ी चीज़ें लेंदी होती हैं, काफ़ी चीज़ों से भरपूर होती हैं। ठीक है, तो हमें सब कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ वो चीज़ें जाननी है जो कि हमारे लिए यूज़फुल है और जो इंडस्ट्री लेवल पे हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं, जो कि डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें मैं सारी की सारी आपको यहाँ पर कवर करने वाला हूँ ताकि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो जो पहली चीज़ होती है, दिमाग में आता है कि CSS है क्या भाई। तो CSS हमने HTML पढ़ा, मैंने कहा कि HTML क्या था। HTML से ह्यूमन का जो बॉडी के स्केलेटन होता है, वैसे ही जो हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट का भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक लेआउट होता है। तो जो लेआउट होता है दैट इज़ द स्ट्रक्चर, लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड एन HTML। उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करते हैं, लाइक उस पर जो मैं कलर कर रहा हूँ, मैंने हेडिंग लिया, मैंने पैराग्राफ्स लिया, मैंने डिव बनाए, ठीक है, मैंने टेबल्स बनाए। टेबल्स दिख कैसा रहा है भाई हमारा, उसके फॉन्ट कैसे हैं, उस पर कलरिंग कैसी है, वो किस टाइप से दिखने वाला है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और लाइक वो सुंदर दिखना चाहिए ना भाई। कलरलेस दुनिया हर इंसान देखना पसंद नहीं करेगा, लाइक थोड़े टाइम के लिए पसंद आएगी बट नहीं पसंद आएगी। ठीक है, तो CSS क्या करता है, चीज़ों में कलर्स ऐड करता है। CSS चीज़ों को स्टाइल करता है, उसको बहुत ही प्यारा बना देता है। राइट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उस पर फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर देता है, उसको इंटरैक्टिव बनाता है। मतलब आपने एक वेबसाइट बनाई, आप चाहते हो कि उसके साथ इंटरैक्ट कर सको, उसके साथ बात कर सको, कम्युनिकेट कर सको। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, या फिर आप बोल सकते हो कि वेबसाइट हम हमारे साथ कम्युनिकेट करें, वेबसाइट के साथ हम बातें करें, हम ट्रांजैक्शंस करें, हम उस पर कुछ डेटा दें, उससे हमें कुछ रिप्लाई मिले, या फिर हमारा डेटा कहीं पे जाके सेव हो, ऐसी चीज़ें चाहते हो तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट जाना बहुत ज़रूरी होता है। बट जो एक बॉडी होती है ना, लाइक एक ह्यूमन बॉडी आप बोल सकते हो कि HTML और CSS है, बट उस पर जब हम जावास्क्रिप्ट डाल देते हैं तो वो एक इंसान बन जाती है, वो आपसे बात करने लगती है, वो काम करने लगती है, वो उसके पास दिमाग आ जाता है। राइट, तो वैसे ही हम चीज़ों को सीखने वाले हैं। राइट, सो मैं काफ़ी ईजी एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, और मुझे लगता है कि यही एक सबसे सही तरीका है पढ़ाने का, कि आप चीज़ों को रियल लाइफ से रिलेट कर सको। और रियल लाइफ से रिलेट करने का मतलब, आप क्योंकि आप भी एक इंसान हो तो आप हर चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करते हो। जब रिलेट होती है चीज़ें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो ठीक है, हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे, तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज़ CSS। तो CSS जो होता है, CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और विच इज़ यूज टू स्टाइल एंड लेआउट वेब पेजेस। जैसे कि मैंने बताया कि वेब पेजेस को के लेआउट को डिज़ाइन करना है, स्टाइल करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CSS। राइट, और इट कंट्रोल्स द डिज़ाइन, अपीयरेंस एंड फॉर्मेटिंग ऑफ HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स जैसे तुम्हारा
हेडर्स हो गए, सॉरी लाइक तुम्हारे H1 हो गया, P हो गया, H से लेकर जितने भी हेडिंग टैग हो गए, उसके बाद फिर बहुत सारे पैराग्राफ टैग हो गए, या फिर और भी कितने भी मतलब दुनिया भर के हम टैग्स यूज़ करते हैं। तो उस पर जो फॉर्मेटिंग करते हैं, उन पर HTML एलिमेंट में जो फॉर्मेटिंग करते हैं, उसके अपीयरेंस, उसके डिज़ाइन को जो हम चेंज करते हैं, डिज़ाइंस में कुछ परिवर्तन लाते हैं, सो दैट इज़ थ्रू CSS, राइट। अब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हमारा टॉपिक एक सेलेक्टर। भाई सेलेक्टर होता क्या है? देखो, सेलेक्टर्स मतलब जो HTML टैग हैं उनको यूज़ करके मुझे उनके अंदर कलरिंग करनी है, ठीक है। तो सेलेक्टर्स इज़ पर्टिकुलरली हमारे जो टैग होते हैं HTML टैग्स, और उसको हम कैसे चूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे पास क्लास सेलेक्टर हो गया। क्लास सेलेक्टर मैंने एक HTML में एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमारे मल्टीपल IDs हो सकते हैं, मल्टीपल हमारे टैग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जब क्लास के अंदर मल्टीपल चीज़ें डिफाइन है, तो क्लास एक बोल सकते हो कि क्लास जो हमारा हो गया वो एक ब्लूप्रिंट हो गया एक पर्टिकुलर हमारे बॉक्स का, या फिर बोल सकते हो पर्टिकुलर डिव का, जिसके अंदर मल्टीपल हमारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, मल्टीपल हमारे टैग्स डिफाइन होने वाले हैं। तो जब हम किसी क्लास को सिलेक्ट करके उसको डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। मतलब जो एक ऊपर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने एक बड़ा सा कमरा बनाया, तो जो कमरा हो गया वो आपका क्लास है, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें रखी जाए, लाइक आपका टेबल रखा है, आपका फ़ैन है, आपके स्विचेस हैं, लाइट है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आईडीज़ को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसको अगर हम पर्टिकुलरली चाहें तो वहाँ पे हम जाके उनको डिज़ाइन कर सकते हैं कि भाई मेरा जो लाइट है उसका लाइट का कलर क्या होने वाला है, मेरे फ़ैन का कलर क्या होने वाला है, मेरे टेबल का कलर क्या होने वाला है, मेरा टेबल कैसे दिखने वाला है, किस टाइप का उसका लेआउट डिज़ाइन करोगी। तो वो जो सिंगल एलिमेंट्स होते हैं ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको हम आईडी से डिनोट करते हैं, राइट। और जो एक बड़ी सी चीज़ होती है, लाइक एक बड़ा सा ब्लूप्रिंट, एक बॉक्स बोल सकते हो, तो बॉक्स को हम डिफाइन करते हैं बेसिकली क्लास से, राइट। सो जो क्लास, अगर हमें क्लास सेलेक्ट करना है तो जैसे आप देख सकते हो हम डॉट क्लास और ये करली ब्रेसेस यूज़ करके उसके अंदर जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज़ है, लाइक कलर, फॉन्ट स्टाइल, स्पेसिंग, जो भी चीज़ें तुम्हें देना है वो सारी चीज़ें आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे डॉट क्लास नेम, जैसे आपने डिव लिया, अब आपने एक डिव बनाया जिसके अंदर उसका क्लास नेम, लेट्स सपोज आपने कुछ रख दिया, लेट्स सपोज कि ABC क्लास नेम रख दिया, तो उसको उस पर आप जब CSS ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, डॉट ABC और करली ब्रेसेस के अंदर आप जितनी भी CSS प्रॉपर्टी जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही हमारे ID सेलेक्टर्स होते हैं। ID सेलेक्टर को हम हैश और ID नेम के थ्रू डिनोट करते हैं। मतलब जैसे हम क्लास को कैसे डिनोट करते हैं, डॉट क्लास नेम, वैसे ID सेलेक्टर्स में हैश ID नेम, और वैसे किसी पर्टिकुलर ID को हम सिलेक्ट करके उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज ऐड करके उसको सुंदर बना सकते हैं, राइट। फिर हमारे पास टाइप सेलेक्टर्स आते हैं। टाइप सेलेक्टर्स मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को ही हम टारगेट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास मल्टीपल लाइक हेडर्स हो गया, लाइक सपोज हमारे पास मल्टीपल हेडिंग टैग्स हैं, H1, H2, H3, H4, H5, ऐसे करके मल्टीपल हैं। सिर्फ मैं H1 को टारगेट कर रहा हूँ या फिर H2 को टारगेट कर रहा हूँ, तो आप पर्टिकुलरली टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। आप किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप टाइप सिलेक्टर का यूज़ करते हो जब आप किसी एक छोटी चीज़ को टारगेट करना चाहते हो। और जैसे CSS ऐड करने का तरीका ये होता है कि आप जैसे एलिमेंट लेते हो, जैसे सपोज आपने लिया हेडिंग टैग, तो H1 एंड उसके बाद फिर करली ब्रेसेस के अंदर जो भी CSS की प्रॉपर्टी आप रखना चाहते हो वो अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हो, राइट। उसके बाद फिर यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट में सारी की सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करे, ऐसा कुछ CSS ऐड करो कि मेरे पूरी वेबसाइट में ही वो मतलब डिस्प्ले होना चाहिए, पूरी वेबसाइट में ही ओवरऑल चेंज होना चाहिए। आप ऐसा यूनिवर्सल सिलेक्टर को आप ऐसा मान सकते हो कि आपका एक बड़ा सा घर हो गया, आप पूरे घर को अब यूनिवर्सली बाहर से कैसा दिखने वाला है वैसे समझ सकते हो। तो जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है उसके लिए आप एस्टरिक साइन यूज़ करते हैं, स्टार बोल दो, एस्टरिक्स बोल दो, एस्टरिस्क, और उसके अंदर हमारे करली ब्रेसेस के अंदर हम यूनिवर्सल सिलेक्टर में जो भी प्रॉपर्टी CSS के रखेंगे उसकी कलर्स में, उसमें हाइट, वेट, मार्जिन, पैडिंग, जो भी जिस हिसाब से डिफाइन करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम हैश और करली ब्रेसेस, उसके अंदर हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करके अपने सेलेक्टर्स को, मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। आगे मूव करते हैं। तो CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है? तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, तो CSS बॉक्स मॉडल इज अ बॉक्स दैट रैप्स अराउंड एवरी HTML एलिमेंट। मतलब ये CSS बॉक्स मॉडल एक ऐसा बॉक्स है जो कि हर एक HTML एलिमेंट को रैप करता है, उसके चारों ओर से मतलब बोल सकते हो आप, उसको कवर करता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ मार्जिन, बॉर्डर्स, पैडिंग एंड द एक्चुअल कॉन्टेंट। मतलब कोई भी बॉक्स है, कोई भी HTML एलिमेंट्स है, तो वो एलिमेंट हो गया हमारा कॉन्टेंट, उसके ऊपर जो एलिमेंट के ऊपर का जो पार्ट आता है वो आता है हमारा पैडिंग,
पैडिंग के ऊपर का पार्ट जो आता है वो होता है बॉर्डर, और बॉर्डर के ऊपर का जो पार्ट होता है वो मार्जिन होता है, राइट। तो इस तरह से हमारे एलिमेंट का जो बॉक्स होता है वो लेयर्ड होता है। तो हमारे जितने भी टैग्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें हम लिख रही होती है, वो एक बॉक्स मॉडल के अंदर डिफाइन होती है। बॉक्स मतलब हर एक बॉक्स को हम इस तरह से कंसिडर करते हैं। उसके ये लेयर्स होते हैं। सबसे पहले हमारा कंटेंट होता है, सबसे जो नीचे वाली लेयर होती है वो हमारी कंटेंट होती है, जिस पे हम कोई भी, सपोज आपने H1 टैग लिया, H1 के अंदर आपने लिया कि हेडिंग लिख दिया आपने, सिंपल, ठीक है। तो हेडिंग जो हो गया हमारा कंटेंट, हेडिंग के ऊपर हमारा पैडिंग आता है, पैडिंग की लेयर होती है, पैडिंग के ऊपर हमारी बॉर्डर की लेयर होती है, बॉर्डर के ऊपर हमारी मार्जिन की लेयर होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक बॉक्स डिफाइन होता है। आप जैसे एग्जांपल दे सकते हो, मैंने एक डिव बॉक्स लिया, डिव के अंदर मैंने विड्थ दिया, पैडिंग दिया, बॉर्डर दिया, मार्जिन दिया। मतलब हमारा जो बॉक्स है उसकी विड्थ होगी 100 पिक्सल, उसकी पैडिंग होगी 20 पिक्सल्स। मतलब अगर जो कंटेंट लिख रहे हो उस पर लेफ्ट राइट अप डाउन, मतलब डायरेक्ट 20 पिक्सल लिख दिया, इसका मतलब मैं चारों बाउंड्रीज को कंसिडर कर रहा हूँ। मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन, ये चारों बाउंड्रीज को कंसिडर करके मैं उसमें पैडिंग दे रहा हूँ 20 पिक्सल्स। देन हमारे बॉर्डर मैंने डिफाइन कर दिया कि बॉर्डर का जो पिक्सल्स होंगे 5 पिक्सल की विड्थ होगी बॉर्डर की, और सॉलिड ब्लैक होगा। देन फिर मैंने मार्जिन दे दिया कि भाई बॉर्डर के ऊपर का जो स्पेस है ना, तो वहाँ से मुझे 10 पिक्सल नीचे मुझे अपना कंटेंट चाहिए, राइट। और डायग्राम मतलब कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, डायग्राम, मार्जिन, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। सो इसमें क्वेश्चन है जैसे हाउ डू पैडिंग एंड मार्जिन अफेक्ट द विड्थ एंड हाइट ऑफ द एलिमेंट। सो आंसर है बाय डिफॉल्ट द विड्थ एंड हाइट ओनली इंक्लूड्स द कंटेंट। विड्थ एंड हाइट में तो सिर्फ कंटेंट में इंक्लूड होती है। द पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन एड्स टू द टोटल विड्थ एंड हाइट अनलेस बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इज यूज्ड। ओके, जो फ्लेक्स बॉक्स होता है, ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड बॉक्स, ये अगर आपको नहीं आता है तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तो इस पर ध्यान से सुनना। तो फ्लेक्स बॉक्स और जो ग्रिड बॉक्स होता है ना, ये हमारे आइटम्स को अरेंज करने का काम करते हैं। मतलब हमारे वेबसाइट में बहुत सारे मल्टीपल आइटम्स हैं, उसको मैं कैसे अरेंज करना चाहता हूँ, किस टाइप से उसको अरेंज करना चाहता हूँ ताकि वो वेबसाइट में एक पर्टिकुलरली सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में दिखे, तो उसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड बॉक्स यूज़ करते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स के बारे में जानेंगे, उसकी डेफिनेशंस क्या है। कि फ्लेक्स बॉक्स इज अ CSS लेआउट मॉडल दैट प्रोवाइड एन ईजी एंड एफिशिएंट वे टू अरेंज आइटम्स विद इन अ कंटेनर। फ्लेक्स बॉक्स एक बेसिकली एक कंटेनर है, एक लेआउट मॉडल है जिसके अंदर हम आइटम्स को अरेंज कर रहे हैं, इवन व्हेन देयर साइज इज अननोन और डायनामिक। जबकि हमें आइटम का साइज पता हो भी सकता है या फिर उसका आइटम का साइज डायनामिकली चेंज हो सकता है। अगर आइटम का साइज, लेट्स सपोज मुझे पता है कि भाई ये आइटम इतना ही बड़ा होने वाला है, इतने उसकी इतनी वेट होगी, इतनी हाइट होगी, इतनी सारी चीज़ें होंगी, ये हमें पता भी हो सकता है, या फिर तो डायनामिकली उसका साइज़ बड़ा और छोटा भी हो सकता है। तो वो उन दोनों कंडीशंस पे हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करके अपने आइटम्स को उस कंटेनर के अंदर अरेंज कर सकते हैं। तो की प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि फ्लेक्स बॉक्स की जो मेन प्रॉपर्टी होती है ना, वो डिस्प्ले सच कोलन फ्लेक्स। मतलब हम जैसे लेट्स सपोज हमने एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर हमारी क्लास है, मैंने एक डिव बनाया, डिव के अंदर मैंने पूरा का पूरा सारे जो भी टैग्स मुझे चाहिए थे, एक बॉक्स, एक पर्टिकुलर लेट्स सपोज आप एक बॉक्स बनाना चाहते हो, ठीक है, उसके अंदर हेडिंग्स है, टैग्स है, पैराग्राफ्स है, कुछ इमेजेस वगैरह है, लिंक्स वगैरह, सारी चीज़ें ऐड है। आपने डिव अपर मोस्ट आपने डिव कंटेनर ले लिया, डिव कंटेनर के अंदर आपने पर्टिकुलर क्लास का नाम कंटेनर रख दिया। अब उस कंटेनर के अंदर मैं उस कंटेनर को फ्लेक्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस कंटेनर को डॉट कंटेनर क्लास को सेलेक्ट किया, उसके अंदर मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ रख दी, डिस्प्ले सच दैट फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मतलब जो हमारा कंटेंट है उस फ्लेक्स बॉक्स के अंदर वो सारा का सारा सेंटर में दिखे, अलाइन आइटम सेंटर होने चाहिए, हमारे आइटम्स सेंटर में अलाइन हो जाए, हाइट उसकी इतनी होनी चाहिए, राइट। अपने हिसाब से इनको मतलब चेंज कर सकते हो, बट जो मेन चीज़ होती है यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक वो आपका जो बॉक्स है वो एक फ्लेक्स बॉक्स भी बनेगा। तो ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक इस पर क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सेंटर एन एलिमेंट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। आप आइटम्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू कैसे कर सकते हो। तो आंसर इसका है कि जस्टिफाई जो कंटेंट है उसको सेंटर कर सकते हो, कर दो, या फिर अलाइन आइटम प्रॉपर्टी यूज करके सेंटर कर दो ऑन द कंटेंट। इस तरह से हम आपको हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली उसको सेट कर सकते हैं। और ऐसा हमारा फ्लेक्स बॉक्स दिखता है कि देख लो, मतलब एक वन डायमेंशनल होता है, इसको या तो आप रो में कर लो या तो कॉलम में कर लो, ऐसा सिंपल सिंगल डायमेंशनल, और बोल सकते हो कि 1D होता है, राइट। तो जैसे सपोज़ कि आपने कुछ डिवाइसेस के लिए, डेस्कटॉप के लिए आपने उसको रो में कर दिया, और जब आप मोबाइल या ऐसी छोटी डिवाइसेस यूज़ करते हो कम रेजोल्यूशन वाली या कम डायमेंशन वाली, तो उस पर आप उसको कॉलम वाइज आइटम्स को दिखाना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो।
और ये फ्लेक्स बॉक्स ऐसा दिखता है, आप ऐसा देख सकते हो। सॉरी। CSS ग्रिड्स क्या होता है? तो जैसे मैंने बोला था कि CSS ग्रिड इज़ अ पावरफुल 2 डायमेंशनल लेआउट। मतलब हमारा फ्लेक्स बॉक्स क्या है, 1 डायमेंशनल है, और जो हमारा ग्रिड क्या है वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो जब आप किसी आइटम्स को 2D में अरेंज करना चाहते हो, रो और कॉलम दोनों में, तो उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर स्थिति में आपको CSS ग्रिड यूज़ करना चाहिए। दैट अलाउज डेवलपर्स टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट्स। इस तरह से का यूज़ करके हम, जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स और रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट बना सकते हैं। जैसे की प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे वहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करते थे, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डिस्प्ले ग्रिड, तो वो ग्रिड बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम और प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ग्रिड गैप, कितना गैप देना है। जैसे हम यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि हमने क्लास ली ग्रिड कंटेनर, जो कि हमने पर्टिकुलर डिव के अंदर डिफाइन कर रखी होगी, डिव कंटेनर नाम की क्लास, उसको हम टारगेट करके ये सारी, उसको हम पूरा ग्रिड बॉक्स बना रहे हैं। मैंने डिस्प्ले ग्रिड किया, फिर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रख दिए, मैंने 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिए, 1 फ्रेगमेंट 1.1 ऐसे करके 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मैंने एक पर्टिकुलरली एक ऐसा ग्रिड बॉक्स बनाया जिसके 3 कॉलम होंगे, अलग अलग सेक्शन होंगे, ठीक है। और ग्रिड और इनके बीच का जो गैप होगा, हर एक कॉलम के बीच में 10 पिक्सल होगा, राइट। और इस पर और भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आप ऐड कर सकते हो। वो चीज़ें आप अपने ज़रूरत के हिसाब से नेट से भी निकाल सकते हो, या फिर आपको अगर याद है तो वेल एंड गुड, तो आप उसको वहाँ पे रख सकते हो, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। हाउ डू यू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट? To use grid template columns with FR unit and media queries to adjust the grid for different screen size। हम मीडिया क्वेरी के, जैसे मैंने बताया था कि मीडिया क्वेरी के जो यूज़ करते हैं, हम अपने कंटेंट को, अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए करते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपका कंटेंट हर एक स्क्रीन रेजोल्यूशन में कैसा दिखने वाला है। लाइक लैपटॉप में आपका कंटेंट कैसे दिखेगा, आपका वही कंटेंट एक छोटी स्क्रीन में, जैसे मोबाइल हो गया, उस पर कैसे दिखेगा, टैब हो गया, टैब में कैसे दिखेगा, एक टेलीविजन में अगर कोई देख रहा है तो वहाँ पे कैसे दिखेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हर एक जो डिस्प्ले साइज़ होता है, उसके हिसाब से हमें अपने कंटेंट को अगर कस्टमाइज़ करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए हम मीडिया क्वेरी यूज़ करते हैं। और जैसे आप भी देख सकते हो कि दिस इज़ हाउ अ ग्रिड लुक्स लाइक, ऐसा ग्रिड दिखता है। वही मैंने ये एक हमारी रो हो गई, फिर एक दूसरी रो है जिसपे एक पर्टिकुलर ये कॉलम हो गया, फिर एक और कॉलम है जिसके अंदर भी 2 रो हैं, और फिर 2 कॉलम है, और फिर 1 रो है। तो मतलब इस तरह की कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी हम ग्रिड बॉक्स का यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं, और अपने कंटेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं वेबसाइट पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। पोजिशनिंग इन CSS, ओके। सो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बंदे ये चीज़ पढ़ते हैं और थक जाते हैं, भाई पोजिशनिंग होता क्या है। लाइक इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, मैं खुद एग्री करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स समझने में लगता है, बट है उतना नहीं, ठीक है। समझने की कोशिश करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो या फिर एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वहाँ पे पोजीशनिंग का यूज़ करना ही करना है। हम कंटेंट को कहीं ना कहीं पोजीशन करना होता है, ठीक है। तो जो पोजीशनिंग के टाइप्स होते हैं ना, जैसे हमारे स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी, ये 5 तरह के होते हैं टाइप्स। स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। यहाँ पे मैंने CSS दिखा रखी है, आप इसको देखना, बट अभी फ़िलहाल मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि होता क्या है, किस टाइप की पोजीशनिंग होती है। जो हमारी रिलेटिव पोजीशनिंग होती है ना, तो रिलेटिव पोजीशंस एन एलिमेंट रिलेटेड टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। एक एलिमेंट की जो नॉर्मल पोजीशन होती है ना, उसके रिलेटिव, वो किस टाइप का तुम्हारा एलिमेंट स्क्रीन में पोजीशन होने वाला है, उसको रिलेटिव पोजीशन कहते हैं। रिलेटिव पोजीशन में आप उसके टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, उस हिसाब से कहाँ पे वो आएगा, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा आपका वो एलिमेंट, उस हिसाब से उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। सेम एब्सोल्यूट पोजीशन में क्या होता है, एब्सोल्यूट एन एलिमेंट रिलेटेड टू इट्स नियरेस्ट पोजीशनड एंसेस्टर। जो नियरेस्ट पोजीशनड एंसेस्टर है, उसका जो एंसेस्टर यानी उसका पूर्वज, उसका जो पहले का कोई एलिमेंट है ना, तो उसके नियरेस्ट आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पोजीशन करते हो, और इस पर भी आप टॉप डाउन, लेफ्ट राइट, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मतलब ये इस टाइप से हम उसको चीज़ों को वहाँ पे रखते हैं। एक ही है, 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक, रिलेटिव और एब्सोल्यूट बताया। स्टैटिक, फिक्स और स्टिकी। जो स्टिकी एट्रीब्यूट होता है ना, स्टिकी मतलब एक बार भाई चिपक गया वेबसाइट पे तो वो चिपका रहेगा, ठीक है, स्टिकी हो गया। स्टिकी मतलब आप अगर स्क्रॉल भी करके चले जाते हो तो भी वो वहाँ पे आपको, मतलब स्क्रॉल करके वेबसाइट में नीचे आ जाते हो, फिर भी आपको स्टिक दिखेगा, ठीक है, वो ऊपर नहीं खिसक के जाने वाला, वो वहीं पे रहेगा, स्टिकी।
फिक्स्ड मतलब आपने एक जगह पे उसको फिक्स कर दिया, बट आप जब स्क्रॉल करोगे ना तो स्क्रॉल करने पे वो ऊपर ही चला जाएगा, खिसक के चला जाएगा। वो ऐसा नहीं है स्टिकी जैसा उसका बिहेवियर नहीं होता, बट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वहाँ पे वो फिक्स हो जाता है वो एलिमेंट। और स्टैटिक तो एक नॉर्मल पोजीशन होती है कि किसी भी एलिमेंट का जो नॉर्मल पोजीशन होती है, डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है, वो स्टैटिक होती है। ओके, मतलब इसके बारे में और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ChatGPT कर सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने चीज़ों को थोड़ा सा डिफाइन किया है, पर ज़्यादा क्लियर आपको तब होगा जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे। आप उस पर हर तरह की पोजीशन अप्लाई करके एलिमेंट पर देखो। आप एक नॉर्मल सा सर्कल ड्रॉ करो या फिर स्क्वायर ड्रॉ करो और उस पर HTML या CSS का यूज़ करके और उसकी पोजीशन को आप अलाइन करके देखो। आप उसको उस पर स्टैटिक भी करके देखो, उसको रिलेटिव भी करके देखो, उसको स्टिकी भी बना के देखो, उसको आप क्या था एक, हाँ, एब्सोल्यूट भी करके देखो, आप उसको फिक्स करके देखो। तब पाँचों के पाँचों आप जब पोजीशन अप्लाई करके देखोगे ना, तब आपको क्लैरिटी आएगी। मैंने समझाया है तब आपको वो बात समझ में आएगी कि आपको सच में एलिमेंट को पोजीशन करके मतलब दिखने कैसे वाला है, किस टाइप से मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे फिक्स्ड यूज़ करना है पोजीशनिंग, या फिर एब्सोल्यूट यूज़ करना है, या फिर मुझे किसके अकॉर्डिंग करना है, तो वो वहाँ पे क्लैरिटी आएगी आपको। हाउ मेनी वेज कैन वी ऐड CSS टू अवर HTML डॉक्यूमेंट? तो HTML डॉक्यूमेंट में CSS ऐड करने के 3 तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल एम्बेडेड CSS और एक एक्सटर्नल CSS होती हैं। तो एक्सटर्नल CSS के बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल CSS जो सबसे होता है मोस्ट पॉपुलर CSS करने का तरीका होता है। इस पर हम क्या करते हैं कि हम एक सेपरेट CSS फाइल बना लेते हैं, ठीक है, जिस पे हमने एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया। उस पर HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी हमने एलिमेंट्स डिफाइन किए, मैंने क्या किया, उन सब के एलिमेंट्स में कैसे किस टाइप से मैं उसको स्टाइल करने जा रहा हूँ, किस टाइप में उसके कलर्स होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उन सारी चीज़ों को डिफाइन करके मैंने एक CSS फाइल बनाई, जो कि एक अलग मैंने सेव कर रखी है। मैं उस HTML फाइल के साथ नहीं है, वो एक अलग फाइल बना के रखी है मैंने, ठीक है। अब उसको मुझे क्या करना है, HTML के साथ मुझे लिंक कर देना है। तो HTML के साथ जो एक नई CSS फाइल लिंक हो रही है ना, उसको एक्सटर्नल CSS कहते हैं। और ये सबसे मोस्ट पॉपुलर वे है CSS को ऐड करने का आपके इसमें। इनलाइन CSS क्या होता है कि स्टाइल्स आर अप्लाइड डायरेक्टली विद इन HTML टैग। आपने कोई टैग लिखा है, सपोज आपने पैराग्राफ टैग लिखा, पैराग्राफ टैग के अंदर आपने डायरेक्टली CSS को डिफाइन कर दिया, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप जो भी उसकी CSS की जो प्रॉपर्टीज़ आपने उस पर्टिकुलर टैग में आपने डिफाइन कर दी। तो जो आप एक टैग के अंदर जो CSS ऐड करते हो ना, तो वो इनलाइन CSS होता है। इंटरनल CSS क्या होता है? इंटरनल CSS मतलब एक हेड सेक्शन, जो HTML डॉक्यूमेंट का हेड सेक्शन होता है, वहाँ पे आप उस HTML में जो भी आपने एट्रीब्यूट्स रखे हैं, जो भी टैग्स यूज़ किया, तो उसमें जो आप डिज़ाइनिंग करते हो, जो CSS ऐड करते हो, उसी फाइल में HTML फाइल में ही आप जो आपने स्टाइल टैग यूज़ करोगे, वहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करोगे, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग वाला दोनों, और उसके अंदर आप जो CSS ऐड करोगे विद इन दैट HTML फाइल, और जो कि आपकी उसी HTML डॉक्यूमेंट को ही डिफाइन कर रहा होगा। तो वहाँ पे जो पूरा का पूरा CSS की फाइल जो वहाँ पे लिख रहे हो, तो दैट इज़ एन इंटरनल और एम्बेडेड CSS, मतलब हेड सेक्शन पे आप इसको यूज़ करोगे। तो इससे मुझे पता चलता है कि लाइक जो एक्सटर्नल CSS है ना, वो हमारी ज़्यादा एफिशिएंट है। एक्सटर्नल CSS हम बाहर बना के रखते हैं, CSS की एक प्रॉपर फाइल होती है, .css करके सेव करते हैं। लेट्स सपोज index.css करके फाइल सेव किया मैंने, उस पर सारे के सारे मैंने HTML में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी कंटेंट है, उन सब की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे डिफाइन करके रखी है। सबको मैंने कलर करके सबको एकदम खूबसूरत बना के रखा है, एकदम निखार के रखा है, और वो फाइल को मैं डायरेक्टली अपने HTML फाइल के साथ लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए लिंक टैग यूज़ करते हैं, और वहाँ पे हम अपने HTML हेडर सेक्शन में यूज़ कर सकते हो, बॉडी सेक्शन में भी आप डायरेक्टली उसको लिंक कर सकते हो। तो जब आप लिंक करते हो ना एक्सटर्नल CSS फाइल को HTML डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो एक्सटर्नल CSS होती है, और उस पर आप कैसे भी करके आप चेंजेस कर सकते हो, और वो सबसे सही तरीका होता है, क्योंकि आप कोड को जम्बल्ड नहीं बना, मिक्स नहीं कर रहे हो। फिर जो हमारी इंटरनल CSS मैंने बताई है कि आप HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही हेड सेक्शन पे आप स्टाइल टैग यूज़ करके उसके अंदर जो भी CSS डिफाइन करते हो, वो हमारा इंटरनल और एम्बेडेड CSS होती है। इनलाइन CSS बताया कि जो टैग के अंदर आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके आप जितने भी CSS प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो, वो हमारी इनलाइन CSS होती है। तो ठीक है, आगे बढ़ें, अगर क्लियर हो गया हो तो। हाँ, तो व्हाट डज द ए मीन्स इन RGBA? RGBA जब हम कलर्स करते हैं, कलर्स डिफाइन कर रहे होते हैं, कलर प्रॉपर्टी ऐड कर रहे होते हैं, तो RGBA काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। RGBA मतलब क्या होता है? R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू, और A जो होता है हमारा, वो होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा एक ट्रांसपेरेंसी ऐड करता है कलर्स पे। आपका कलर्स किस तरह से ट्रांसपेरेंट दिखेगा या डार्क दिखेगा, या उसके मिड रेंज में रहेगा। तो जो ट्रांसपेरेंसी का जो लेवल होता है ना, 0.0 से लेके 1.0 तक होता है।
मतलब मैक्स टू मैक्स। जहाँ पे 0.0 का मतलब होता है कि फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, आपका कलर जो होगा फुल्ली ट्रांसपेरेंट होगा, जो भी कलर आप वहाँ पे ऐड करोगे। और 1.0 का रिप्रेजेंट नॉट ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है भाई, वो सिर्फ सिंपल कलर है। और ऐसे करके आप यहाँ पे एक सिंटैक्स भी देख सकते हो, राइट। फिर व्हाट आर CSS HSL कलर्स, HSL कलर्स, ओके। तो HSL कलर्स भी देख लेते हैं भाई। थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, एकदम डीप में नहीं होता है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जो HSL स्टैंड्स फॉर ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। H मतलब ह्यू, S मतलब सैचुरेशन और L मतलब लाइटनेस रिस्पेक्टिवली, राइट। दिस फॉर्मेट यूजेस अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करता है। तो ह्यू इज़ द डिग्री ऑफ द कलर व्हील। ह्यू जो होता है ना, कलर व्हील की डिग्री होती है, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 360 डिग्रीज। हम थोड़ा 0 to 360 डिग्री यूज़ करते हैं, वेयर 0 रिप्रेजेंट रेड, 120 रिप्रेजेंट्स ग्रीन एंड 240 रिप्रेजेंट्स ब्लू कलर, ठीक है। Saturation, it takes a percentage value where 100% represents completely saturated, while 0% represents completely unsaturated or gray. Okay. Lightness क्या है? It takes a percentage value where 100% represents white, while 0% represent black. Okay. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टैग के अंदर कैसे SSL ऐड किया। ये एक एग्जाम्पल रखा है जिस पे ये HTML का मैंने कोड लिखा है, जिसके अंदर हेड सेक्शन में मैंने टाइटल रखा है CSS HSL कलर प्रॉपर्टी और स्टाइल। ये मैंने क्या कौन सी CSS यूज़ की, ये मैंने क्या यूज़ की है यहाँ पे, इनलाइन CSS यूज़ किया, सॉरी इंटरनल CSS यूज़ की। यार मैं भी कंफ्यूज कर दिया मुझे। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, इंटरनल CSS यूज़ किया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाइल टैग ओपनिंग और क्लोजिंग वाला रखा, और यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर H1 जो बॉडी के अंदर मेरा जो हेडर डिफाइन है, उस H1 को मैं यहाँ पे स्टाइल कर रहा हूँ। तो H1 लिया मैंने, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, टैग को डायरेक्टली हम उस पर CSS ऐड कर रहे हैं। मैंने इस पर कलर लिखा HSL, और उसके हिसाब से मैंने जो भी HSL जिस पढ़ा मैंने, तो HSL के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे उसकी कलर रेंज डिफाइन कर दी, और सेंटर अलाइन कर दिया, और HSL में कलर ऐड कर दिया, तो उसके हिसाब से मेरा कलर दिख रहा है। मतलब हम एक तरीके से सिलेंड्रिकल वे में उसे परसेंटेज वाइज हम कलर को डिफाइन करते हैं HSL को यूज़ करके। तो परसेंटेज मतलब अगर आपको करना है तो आप एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल लो और उस पर कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज चेंज करके देखो, आपको समझ में आएगा, आइडिया लगेगा कि HSL का कलर का यूज़ किस टाइप से करना होता है। ओके, सो व्हाट डज मार्जिन 40px, 100px, 120px, 80px सिग्निफाइज। मतलब हम लिखते हैं ना कि भाई मार्जिन कॉलन, ऐसे चार मार्जिन लिख दिया, क्या मतलब होता है इसका, मतलब कंफ्यूजन होता है ना। तो देखो कंफ्यूजन को क्लियर करता है। तो जो चार जो हम अलग अलग पिक्सेल्स ले रहे हैं ना, तो चार जो अलग पिक्सेल्स होते हैं ना, ये ऐसे मानो कि फर्स्ट वाला हमारा टॉप हो गया, देन सेकंड वाला हमारा राइट, थर्ड वाला हमारा बॉटम, और फोर्थ वाला हमारा लेफ़्ट। तो ये जो चार अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, मतलब ऊपर, फिर राइट मतलब दाएं साइड, फिर नीचे, और फिर लेफ़्ट साइड, मतलब ऐसे करके, ऐसे मान सकते हो ना। ये कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज? ये क्लॉक वाइज है। तो क्लॉक वाइज हम उसे कलर्स को मार्जिन्स को एडजस्ट करते हैं। 40 पिक्सल टॉप में, फिर 100 पिक्सल राइट पे, फिर 120 पिक्सल्स बॉटम पे, और लेफ्ट पे 80 पिक्सल्स। उस हिसाब से हमारे मार्जिन को एडजस्ट किया उसमें। और मार्जिन के लेंथ को हम सेंटीमीटर रख सकते हैं, पिक्सल्स रख सकते हैं, PT एक्सेट्रा। PT आई डोंट नो, सर्च कर लेना और उसके बारे में कमेंट करके बताना कि PT मतलब होता गया। और विद परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, विद हम परसेंटेज के हिसाब से, एलिमेंट्स की परसेंटेज के हिसाब से भी रख सकते हैं। मार्जिन कैलकुलेटेड बाय द ब्राउजर ऑटो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर मार्जिन दिस सिग्निफाइज, इसका मतलब छोड़ो। डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या होता है भाई, हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि भाई मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या होता है। मैंने बताया था, कोई भी HTML एलिमेंट है, ठीक है, सबसे पहला सबसे जो बॉटम का जो लेयर आती है वो कौन सी होती है, कंटेंट। उसके ऊपर होती है हमारी पैडिंग, उसके ऊपर बॉर्डर, फिर हमारा आता है मार्जिन, राइट। तो जो मार्जिन होती है ना, आप एक ऊपर से मानो कि ये सपोज एक वेबसाइट है, उसका जो टॉप मोस्ट जो कॉर्नर हो गया, टॉप मोस्ट से जो टॉप से जो मुझे स्पेस दूंगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, वो होता है मार्जिन के अंदर आएगा। फिर जो हमारा कंटेंट डिफाइन है, कंटेंट हमारा स्क्वीज़ होगा या कंटेंट हमारा बड़ा दिखेगा,
तो कंटेंट के हिसाब से उसका एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो पैडिंग के अंदर आता है। तो मतलब पैडिंग के थ्रू हम कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। कंटेंट हमारा स्क्वीज़ होकर दिखेगा, या कंटेंट हमारा थोड़ा बड़ा होकर दिखेगा, या फिर हमारे जो बॉर्डर से कंटेंट के बीच की जो पैडिंग है, डिस्टेंस है, वो किस हिसाब से डिफाइन हो, राइट। और ये बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, तो इसको आप देख सकते हो, बाकी मैंने बता ही दिया है ईजी वे में। ये देखो, देख सकते हो, ये भाई कंटेंट है हमारा। कंटेंट भैया के ऊपर हमारे पैडिंग होते हैं। लेट्स सपोज कंटेंट में यहाँ पे मैंने लिख दिया हैरी, ओके। हैरी के ऊपर मैं पैडिंग दे सकता हूँ, हैरी मेरा स्क्वीज़ हो जाएगा। उसके ऊपर बॉर्डर दे सकता हूँ, एक बॉक्स बन के आ जाएगा। बॉर्डर के ऊपर मार्जिन दे सकता हूँ, मार्जिन मतलब हमारे जो टॉप से या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो रिलेटिव हमारा स्पेस होगा, वो मार्जिन में हमारा ऐड कर देगा। ऐसे डिफाइन कर सकते हो। और इम्प्लीमेंट करके देखो, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे सिर्फ देखोगे, सुनोगे, यार भाई इससे सब कुछ नहीं होता। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैंने भी मेहनत की है, तभी मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो नॉर्मल, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको प्रैक्टिस करके देखो तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कोड, उसका ये आउटपुट है, देख लो, इस टाइप से दिखेगा। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, कैन वी ऐड 2D ट्रांसफॉर्मेशन टू अवर प्रोजेक्ट यूजिंग CSS। इंसान जो होता है ना, वो ट्रांजिशंस 2D 3D 4D इन चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यार, इंग्लिश का वो वर्ड नहीं आता मेरे को, चल छोड़े, तो हो जाता है राइट। सो उसको लगेगा कि भाई मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो 2D दिखे, या कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो 3D दिखे, वो मूव करते हुए दिखे या रोटेट करते हुए दिखे। तो ऐसी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। 2D ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है एलिमेंट्स का, और 3D ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि येस वी कैन ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफाइज एन एलिमेंट बाय इट्स शेप, साइज एंड पोजीशन। इट ट्रांसफॉर्म्स द एलिमेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम किसी भी एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं। जेड एक्सिस पे अगर हम चाहेंगे तो भाई वो 3D हो जाएगा। 2D पे रखेंगे तो एक्स और एक्सिस वाई एक्सिस होंगे, और एक्स एक्सिस हमारे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, राइट। उसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट को पोजिशन कर सकते हैं। देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ 2D ट्रांसफॉर्मेशन। 6 मेन तरीके होते हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन के, जो कि ये हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, स्केल अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसकी एक्स एक्सिस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव एक्सिस पे होगा, वैसे इसकी वाई एक्सिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। वैसे मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप यूज़ करके, आप मेरे को एक सिंपल सा काम देता हूँ। आप ये 2D ट्रांसफॉर्मेशंस के जितने भी एग्जांपल यहाँ पे रखे हैं ना, मैं ये चीज़ें, ठीक है, टाइप्स लिस्टेड, जो कि मैं 6 टाइप्स लिस्टेड हुए हैं, इनको यूज़ करके एक सिंपल सा कोड लिखना, खुद से लिखो, खुद से, नहीं तो नेट पे सर्च करना, और उसको समझना है सर कैसे काम कर रहा है। और उसके बाद फिर मेरे को उसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स पे भेजो। मैं देखना चाहता हूँ तुमने काम किया है, तुमने काम सीखा है कि नहीं सीखा है, जेन्युइनली, ठीक है। उसके बाद फिर कैन वी ऐड 3D ट्रांसफॉर्मेशन टू अवर प्रोजेक्ट यूजिंग CSS? Yes, we can do 3D transformation also, right? So yes, it allows changing elements using 3D transformations. Like in 3D transformation, the elements are rotated along the x, y and z axis, right? There are 3 main types of transformation जो कि हम रोटेट कर सकते हैं, x के अकॉर्डिंग, y के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं, z के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। क्योंकि हम 3D में क्या कर रहे हैं, 3D हमें कैसे दिखेगा 3D में, जब रोटेट होगा, जैसे पृथ्वी घूम रही है तो हमें समझ में आ रहा है कि 3D है, ओके। तो वैसे ही कोई भी चीज़ ऐसे रोटेट होगी एक्स, वाई या जी की एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो मुझे लगेगा कि भाई ये रोटेशन है, मतलब हर कोने से उसको देख रहा हूँ मैं, हर कोने से एक्स, वाई, जी, दैट मीन्स वो 3D है। हाउ कैन वी एनिमेट यूजिंग CSS? CSS एनिमेशन change the appearance or behavior of element by controlling their motion or display over time using CSS property। हम किसी भी चीज़ में एनिमेशन ऐड करते हैं, मतलब उसके मोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मोशंस मतलब कोई चीज़ की गति, लाइक मैंने उसमें कुछ की फ्रेम्स यूज़ करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है, तो कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, सीधे जाएगा, या गोल गोल घूमते हुए जाएगा, या कैसे जाएगा। तो वो जो एनिमेशन ऐड करने का तरीका होता है ना, की फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक, वहाँ पे हम किस तरह से उसको रोटेट करने वाले हैं, किस तरह से उसको मूव कराने वाले हैं, या फिर जंप कराने वाले हैं, फिर किस टाइप का एनिमेशन रखना चाहते हैं। तो वो उसके लिए हमें की फ्रेम को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो की फ्रेम रूल होता है ना, डिफाइंस द स्टेजेस एंड स्टाइल्स ऑफ द एनिमेशन। स्टाइल्स और स्टेजेस एनी डिफाइन करता है, राइट, एट स्पेसिफिक टाइम्स, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे उस पर क्या स्टाइल, उस पर क्या एनिमेशन आने वाला है। तो जो की फ्रेम्स रूल होता है ना, डिफाइंस द स्टेजेस एंड स्टाइल्स ऑफ द एनिमेशन एट स्पेसिफिक टाइम्स। एग्जाम्पल लाइक पैराग्राफ चेंज कलर फ्रॉम रेड
टू ऑरेंज टू ब्राउन ड्यूरिंग इट्स एनिमेशन। मतलब एक पैराग्राफ का कलर जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 0% उसका जो पैराग्राफ कलर होगा वो रेड दिखेगा, जैसे 50% मैं पढ़ लूँगा तो उसका ऑरेंज हो जाएगा, या जैसे 100% कर दूँगा तो ब्राउन हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं की फ्रेम मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन से लेके एक स्टेट से लेके एक दिस मतलब यहाँ पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आते जाते उस पर क्या चेंजेस आने वाले हैं उस पूरे 5 पेज में, कि यहाँ से मूव किया करना यहाँ तक आ गया, उसके बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या एनिमेशंस हुए, क्या क्या चीज़ें घटी बढ़ी, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो एट्रीब्यूट्स, हमारे जो टैग्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उस पर किस तरह से चेंजेस आए हैं, किस तरह से अपीयरेंस में, लुक वाइज या फिर साइज़ में या फिर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उस पर क्या परिवर्तन आया है वो हम एनिमेट कर सकते हैं, राइट। तो इस वजह से की फ्रेम को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। Oh my God, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। मीडिया क्वेरी को यूज़ करके हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं, और मीडिया क्वेरी को बहुत अच्छे से जानना है तो कमेंट करके बताओ कि अगर और मीडिया क्वेरी को जानना है तो मैं मीडिया क्वेरी का एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊँगा, या फिर अगर खुद से सीखना है तो भाई गूगल करो, चैट जीपीटी करो, वहाँ से सीखो और उसको प्रैक्टिस करो। सबसे बेटर ऑप्शन बता रहा हूँ, चैट जीपीटी करो, वहाँ पे चीज़ों को पढ़ो, सीखो और उसको प्रैक्टिस करो। मतलब मेरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और इस एग्जाम्पल ने दिखा दिया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैंने मीडिया लिया, उसका था मैक्स विथ 780x48 पिक्सल्स, मतलब इस पिक्सल्स पे उसका कंटेनर का जो डायरेक्शन होगी वो कॉलम हो जाएगी, ऐसा कुछ जो भी सीरीज ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से। हाउ डू मेक अ वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली? तो यूज़ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन टेक्निक्स लाइक मीडिया क्वेरी, फ्लूइड ग्रेड एंड फ्लेक्सिबल इमेजेस सो दैट आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली या फिर लैपटॉप फ्रेंडली या फिर जो भी डिवाइस है उसके फ्रेंडली हो जाए। ऐसे हम कोड को जो लिखने का जो तरीका होता है ना, मतलब हमारा कोड लिखने का तरीका होता है ना, उस पर हम अगर सुधार करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, तो हम वहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। हमें एक चीज़ सेम चीज़ को बार बार दोहराना नहीं है। अगर बार बार चीज़ें रिपीट कर रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड प्रोग्रामर और डेवलपर। ओके, सो मॉड्यूलर बनाना मतलब चीज़ों को कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करना। आगे सीखेंगे क्या होता है कॉम्पोनेंट्स और कैसे मॉड्यूलर बनाते हैं, ये चीज़ें भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक सिर्फ मैं नॉर्मल ओवरव्यू ले लो कि हमें चीज़ों को रिपीट नहीं करना, हमें कोड को ऐसे लिखना है ताकि वो एक मॉड्यूलर हो, वो उसको रीयूज़ कर सके डायरेक्टली बस सिर्फ कॉल करके। ओके, BEM नेमिंग कन्वेंशन। B मतलब ब्लॉक, E मतलब एलिमेंट और M मतलब मॉडिफायर फॉर ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेनेबल CSS। तो इतना डीप नहीं जाने की ज़रूरत है, कोई नहीं। मिनिफाई एंड कंप्रेस CSS, इम्प्रूव लोड टाइम्स बाय रिड्यूसिंग फाइल साइजेस। जो आप इमेजेस यूज़ करते हो, जो वीडियोज़ यूज़ करते हो, कोशिश करना उसका जो साइज़ है थोड़ा सा कम यूज़ करो, और एक्स्ट्रा साइज़ यूज़ करोगे तो उसको लोड होने में टाइम लगेगा। ओके, सो जितना मैंने डिस्कस किया दिस इज़ मोर देन एनफ। आप अगर वेब डेवलपर बनना चाहते हो, आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होना चाहते हो CSS के लिए, तो जितना मैंने अभी पढ़ा रखा है दिस इज़ मोर देन एनफ। और इस पर सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रखी है जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं और जो कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं। तो इतनी चीज़ें अगर अच्छे से कर डाला तो लाइफ झींगा लाला। ओके, सो कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, वहाँ पे भर के कर दो। सब्सक्राइब बटन है उस पर फूट जाओ यार, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो और कुछ और मेहनत करने का और नई चीज़ें लाने का मन करता है, राइट। आपके लिए तो फ्री है बट हमें मोटिवेशन मिलता है बहुत सारे छोड़ो यार। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन है तो पूछ लेना यार। और इसके बाद क्या वीडियो देखना चाहते हो, किस टाइप का कोई सजेशन देना चाहते हो, तो उसके लिए भी कमेंट करना मत भूलना, राइट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।